मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त हो रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में सांप्रदायिक एजेंडा आगे बढ़ाकर आक्रामक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2019 के लोकसभा चुनाव जीते। हिंदुत्व एजेंडा आगे बढ़ाने का यही सही समय है, ये मानकर उन्होंने फैसले किए। लेकिन पिछले साल किए गए मोदी सरकार के फैसलों से देश का सामाजिक, आर्थिक और विदेश नीति के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। कश्मीर का विशेष स्थान समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया। कश्मीर के सभी राजनीतियों को गिरफ्तार किया और राज्य की मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, जो स्थिति आज भी कायम है। पिछले साल एक और अहम फैसला हुआ। देश में पहली बार धर्म के आधार पर भेदभाव करते हुए देश के नागरिकता कानून में संशोधन। इस कानून के खिलाफ देश भर संविधान बचाओ आंदोलन छिड़ा, जिसमें बड़ी मात्राओं ने विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार पर कॉलेज कैंपसों में पुलिस भिजवाकर छात्रों को पिटवाने की नौबत आई। मोदी सरकार ने इस सांप्रदायिक एजेंडे के कारण भारत में उदार मतवादी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र को खतरा पैदा होने की भावना सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैदा हुई है। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का वादा भी खोखला रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को विद्यमान 2.7 लाख करोड़ डॉलर से बढ़ाकर सन 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर यानी 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का ऐलान हुआ। लेकिन मोदी के पहले साल के कार्यकाल में लिए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों के कारण देश अभी भी नहीं संभला है। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की घोषणा भी हवा में बिखर गई है। इसलिए भाजपाई चाहे जो भी विज्ञानबाजी करें, देश का वास्तव उससे पूर्ण रूप से अलग है। कोरोना महामारी आरंभ होने से पहले लगातार 8 तिमाही में देश की सालाना आर्थिक विकास दर लगातार घट रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिक विकास दर 9% तक पहुंची थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 31 मार्च 2020 तक विकास दर मात्र 3.1% रह गई है, जो पिछले 11 साल में सबसे कम तिमाही विकास दर है। विकास दर की गिरावट का सीधा मतलब बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा रहा है और ये कोरोना के पूर्व की स्थिति है। पिछले साल में देश के कई बड़ी बैंकों ने अपना दिवाला घोषित किया है, चाहे वो पंजाब महाराष्ट्र बैंक हो या देश की चौथी बड़ी बैंक यस बैंक हो। IL&FS या HDFL जैसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भी यही हाल है। इससे पहले बैंकों को लूटकर विदेश भागे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय मल्ल्या जैसे अपराधियों को देश वापस लाने में या उनकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंकों को पैसा लौटाने की इच्छा शक्ति मोदी सरकार ने नहीं दिखाई है। बैंकिंग क्षेत्र की दुर्दशा सुधारने के लिए मोदी सरकार को बहुत बड़ी पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके बजाय मोदी ने देश के 10 सरकारी बैंकों का विलीन कर 4 नई बैंकें बनाई है, जिसका अभी तक कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बड़े उद्योगपतियों की मदद करने हेतु कंपनियों के टैक्स की दरें 30% से घटाकर 22% की। इससे अपेक्षा यह थी कि कंपनियां नया निवेश करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री की एक और घोषणा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव। इस कार्यक्रम की भी अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है
कि नए प्रोजेक्ट की तो बात दूर रही, कई राष्ट्रीय महामार्गों का काम निधि आवंटित न होने के कारण आधा अधूरा पड़ा हुआ है। वित्तीय संस्था का मानना है कि अगले साल यानी आर्थिक वर्ष 2020-21 में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में 5 से 7% की कमी होगी। 40 साल बाद देश में ऐसी स्थिति आएगी। इससे रोजगार के अवसर पर बुरा असर होगा। सरकार का इस वर्ष एक और बड़ा फैसला लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। लेकिन इसमें सरकार की ओर से सीधा खर्च मात्र 2 लाख करोड़ होगा। बाकी 19 लाख करोड़ रुपए कर्ज के रूप में औद्योगिक इकाइयों को बैंकों से कर्ज लेने की सलाह दी गई है, जिसके कारण देश के सभी गरीब तबके के किसान, कारखानों के मजबूर, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की घोर निराशा हुई है। पश्चिम के सभी विकसित राष्ट्रों की सरकारों ने अपनाया हुआ अरबों रुपए सीधे अनुदान के रूप में खर्च करने का मार्ग मोदी सरकार ने अस्वीकार किया है। अगर किसी कंपनी को लॉकडाउन से घाटा हुआ, जो करीब करीब सभी कंपनियों का हाल है, तो उन्हें घाटा पूरा करने हेतु बैंकों से नया कर्ज लेने की सलाह दी जा रही है। प्रवासी रेल से घर वापस जाने वाले मजदूरों की जो बदहाली हुई है, उसे सारी दुनिया ने देखा है। उसे देश की भारी बदनामी हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे पार्ट टाइम रेल मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसी पूरी तरह विफल रहे मंत्रियों के महकमे बदलने या उन्हें बर्खास्त करने का साहस प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहे हैं। मोदी जी की अमेरिका यात्रा दरमियान आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम या उसके बाद अहमदाबाद का नमस्ते मोदी कार्यक्रम, इन इवेंट से भारत अमेरिका के संबंध में कोई विशेष सुधार नहीं हुए हैं। जो अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकल रही हैं, उनके भारत आने का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे नेपाल से संबंध बिगड़े हैं और चीन से बाहरी तनाव के चलते लद्दाख सीमा पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मोदी की विदेश नीति दिशाहीन है और वो निश्चित रूप से क्या करना चाहते हैं, ये समझना मुश्किल है। कोरोना महामारी कितनी तेज़ी से विस्तार होगा या इसका असर कब तक रहेगा, अंदाज़ा लगाना कठिन है। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था तितर बितर हो गई है। उसे पुनः पटरी पर लाने की, लोगों के खोए हुए रोजगार लौटाने की पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। अगर सरकार विफल रही तो देश में जो अराजकता की हालत पैदा होगी, उसके लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे।